हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? एडमिशन ऑफ पार्टनर में पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने एडजस्टमेंट्स शुरू किया था और हम न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हमने सीखा था। मैंने पिछली क्लास में आपको स्टेप्स भी लिखाए थे। पिछली दो क्लासेस इन पे विषय पे हम चर्चा किए जा रहे हैं। आज की क्लास में मेरे बच्चे और दो तीन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पिछली क्लास में कहा था आपको कि इस क्लास में हम एडजस्टमेंट के दूसरे केस में जाएंगे, बट आज ऐसा नहीं होगा। आज हम क्वेश्चन के लेवल को, अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा हम ऊपर लेकर आएंगे और फिर हम बातों को समझ के अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नए केस के अंदर में एंट्री करेंगे। तो आइए जरा आज की क्लास में आपका यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक चल रहा है और 49th क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था। 50th क्वेश्चन में इस पर हम एंट्री करते हैं। पढ़ो ना, क्या बता रहा आपको, यहाँ पे पढ़ो जरा। यहाँ पे कहता है कि ए बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं, ए बी, इनका रेशियो 3:2 का है। देयर बैलेंस शीट कहता है एज ऑन 31 मार्च 2018 इज एज फॉलो। इनके बैलेंस शीट में कहता है कि गुडविल है। ओहो, गुडविल जब भी बैलेंस शीट में पहले आपको दिख जाएगी तो इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपको हटा देना है, क्योंकि ये पहले से जो गुडविल हमारे बुक में है एस 26 अब इसको दिखना अलाउ नहीं करता। तो क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट में है, पुराने पार्टनर्स के बीच में है, पुराने रेशियो में, तो उस रेशियो में हम हटा देंगे। हमने कई बार आपसे बोला हुआ है। आगे पढ़ना। लैंड बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट कहता है कि 25,000 का और कहता है कि मार्केट वैल्यू इसका 22,500 का हो चुका है, मतलब मार्केट वैल्यू डिक्रीज कर गया है। ठीक है, इस लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। डेटर्स आपका है, लिस्ट प्रोविजन बता रहा है, स्टॉक बैंक, और फिर कहता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये एक लॉस है मेरे बच्चे, बहुत पहले हमने ये खर्चे कर दिए हैं, बहुत पहले, यानी कि जब पार्टनरशिप में दो पार्टनर थे ए एंड बी, उस टाइम पे किया हुआ ये खर्च है। तो अब ये पहले का खर्च है तो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इधर आई जरा लायबिलिटी साइड में कैपिटल बता रहा है ए एंड बी का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो लायबिलिटी होता है, एंड सीज लोन। यहाँ पे सी कोई एक बंदा है जिसका लोन पहले से इस फॉर्म में चल रहा है। नीचे कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को दे अग्री टू एडमिट सी एज ए पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, एक मिनट, वो जिससे हमने लोन लिया था ना, सीज लोन, अब उसी को हम लोगों ने पार्टनर बना लिया। और बनाने का रीज़न क्या है कि ताकि कैपिटल हमारा बढ़ जाए, कैपिटल बेस बढ़ जाए। तो यहाँ पे सी को हम यहाँ पे पार्टनर बना रहे हैं मेरे बच्चे। देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। नीचे कहता है कि जब सी आएगा तो ए विल सेक्रीफाइस 1/3 शेयर वाइल बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मैं बाद में देख लूँगा। आगे पढ़ना। सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। सी का जो लोन है हम उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि मेरे फर्म में कोई एक सी बंदा था, उससे हमने मान लो कभी आपका लोन लिया था 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का। अब हमने कहा कि भैया आप लोन छोड़ो, आप हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, आपका लोन ही हम क्या करेंगे, कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब लोन हमें रिपेमेंट नहीं करना और हमारे पास सीज का लोन जो है उस सीज कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक ओनर बन जाएगा। फिर कहता है कि सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जितना गुडविल का पैसा हमने सी से मांगा है वो उसका सिर्फ 60% लेकर आ पाया। कोई बात नहीं, आप जितना पैसा लाए वो भी आपके लेंगे, जो नहीं लाए वो भी आपके अकाउंट से निकाल लेंगे और हम आपको रिमेनिंग पार्टनर्स को दे देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये कहता है कि गुडविल में जो उसका वैल्यूएशन होगा, 4th पॉइंट में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड। मेरे बच्चे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड आपका है, हम मेथड जानते हैं। प्रॉफिट कहता है कि लास्ट 3 years का इतना आपको बता रहा है। एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट निकालने में जो यूज होता है, वो 3,15,000 कहता है विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट इन द सिमिलर इंडस्ट्री। ठीक है। फिर कहता है लैंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, मतलब लैंड बिल्डिंग कम वैल्यू पे है तो हम उसको बढ़ा देंगे। स्टॉक कहता है कि ओवर वैल्यूड है, हम कम कर देंगे। प्रोविजन कहता है कि आपको 5% डेटर्स पे बनाना है तो हम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लेम कहता है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 है। एक अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम भी है मेरे बच्चे 5,000 का।
फिर कहता है डेटर्स, जो 25,000 का ड्यूज हमारे ऊपर था, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक डेटर था मेरे बच्चे जिससे हमें 25,000 लेना था, फिर रिटर्न ऑफ एज बैड, मतलब बहुत पहले एक डेटर था, मान लो कहीं मिस्टर ए, समझा रहा हूँ लिखना मत, मिस्टर ए ये हमारा डेटर था, इस डेटर से बहुत पहले हमें 25,000 लेना था किसी और समय में, मतलब 2-3 साल, 4-5, 10 साल पहले। जब करंट ईयर आया, मैंने माफ़ कीजिए अभी पीछे ही क्या हुआ था, इस बदमाश ने पेमेंट करने से मना कर दिया था, तो हमने बहुत सारे कोर्ट में केस किए और सब कुछ करने के बाद इसके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। हमने बैड डेट्स अकाउंट को बढ़ा के और डेटर्स अकाउंट को हमने हटा दिया, तो बैड डेट्स टू डेटर्स आपका 25,000 ये एंट्री आप कर चुके हैं। पढ़ो ना, क्वेश्चन कहता है कि आपका यहाँ पे गुडविल, माफ़ कीजिए पॉइंट नंबर कौन सा था, वो 6 का सेकेंड लाइन, डेटर्स हुज ड्यूज 25,000 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड, कभी हम उसको बैड यानी कि क्लोज कर चुके थे। वो कहता है कि अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है कि पेड, मेरे बच्चे प्रॉमिस नहीं करता, वो पे करता है 20,000 इन फुल सेटलमेंट। वो आया और हमें 20,000 दे के चला गया। तो याद कीजिए इसका हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं। जरा चलो देखते हैं क्वेश्चन में और क्या निकल के आता है। जरा सुनो ध्यान से, जरा सुनो ध्यान से, और क्या बता रहा आपको यहाँ पे। अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस इतना समझना, जिसका अकाउंट्स हम क्लोज कर चुके थे पहले, वो आके हमें क्या करता है 20,000 आपका दे के चला गया। 20,000 दिया, मतलब वो आया, बोला कि यार कौन पाप लेगा, आपका पैसा लो, जितना दे सकता हूँ उतना दे देता हूँ, 20,000 दे दिया। आगे बढ़ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो कम ज़्यादा आएगा वो टू कैश या बाई कैश हमें करना है। बोलता है कि प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेंदी क्वेश्चन आपका, बट इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को एक साथ नहीं समझेंगे, हर एक पॉइंट को हम एक साथ सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारा अल्टीमेट मोटिव से झगड़ा खत्म करना होगा। हाँ, मुझे जहाँ पे लगेगा मैं आपको एंट्रीज से बातें समझा दूंगा, ऐसे एंट्रीज क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ 50 में एक काम कीजिए, पहले तो आप यहाँ बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप यहाँ बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। कभी एग्जाम में कह दे कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप परेशान ना हो जाना, इसी का वो दूसरा नाम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसके बाद पार्टनर्स यहाँ पे है मेरे बच्चे 3, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा, मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ अकाउंट वो नहीं बोल रहा है, फिर भी मैं बना दूंगा आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्टनर्स हैं, ये लीजिए हमने 3 कॉलम यहाँ पर रेडी किया, 3 पार्टनर्स हैं, वी हैव ओपन 3 कॉलम्स। तो आपका यहाँ पे 3 कॉलम्स रेडी कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3 आपका, ठीक है ना। मैं यहाँ ले लूँ क्या, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हटा देता हूँ। पार्टनर्स के नाम ए, बी एंड सी है, यहाँ पे भी ए, बी एंड सी चला गया, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक काम करते हैं, वो आपका यहाँ पे कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है सर, हाँ, तो हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक में जो पैसे का आना जाना होगा उन बातों को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये बैंक अकाउंट आपका है। बहुत दिमाग शांत करके सिंपल तरीके से बातें समझें, कोई परेशानी की यहाँ पे बात नहीं है। तो बैंक अकाउंट भी हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद और कोई अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट वो तो हमेशा बाद में, लेकिन क्योंकि अब हम एग्जाम में क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में आप देखो रिवोल्यूशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, हमने तीनों अकाउंट बना लिए। और बैलेंस शीट अभी नहीं बना, बैंक अकाउंट तो बनाना ही था। तो आप बैलेंस शीट के लिए जैसे देखो इस क्वेश्चन में कई सारे नाम हैं, तो हाफ पेज का जगह छोड़ दो, आप बैलेंस शीट में हाफ पेज का जगह छोड़ दो, मैं भी नहीं छोड़ सकता बट आप छोड़ दो, और फिर स्टार्ट करो वर्किंग नोट्स। अब जितने सारे अकाउंट आपको बनाने के मन करेंगे, जितने मन करेंगे, जो भी आपको समझाना होगा एग्जामिनर को, वर्किंग नोट में करना। दिस इज बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज बेस्ट वे। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। आइए जरा जो हम अकाउंट बना रहे पहले उसका बैलेंस लिख ले। तो जरा बताओ आपका यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी जो है वो कितना बता रहा है, यहाँ पे
ज़रा बताइए, बाय बैलेंस BD, यानी कि AB का कैपिटल पहले से कितना है सर? 88,000 A का है, 88,000, एंड 1,27,000 यहाँ पे B का बता रहा है, 127। C तो पहले से है ही नहीं, तो आप उसको छोड़ो। फिर सर सीज लोन है, वो तो लोन है ना, छोड़ो ना। बैंक अकाउंट 1,25,000। मेरे बच्चे, बैंक आपका एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है 1,25,000। कितनी बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा उसका बढ़ना हम डेबिट करते हैं, घटना क्रेडिट करते हैं। जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा उसका बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं कि कौन पार्टनर्स कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है आपको। क्या बैलेंस शीट में कोई नाम है जिससे झगड़ा खत्म करना है? सर हाँ सर, एक नाम तो पहले गुडविल 5,000 का, उसको हटा दो। तो मेरे बच्चे 5,000 का गुडविल हटाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल से तो कैपिटल कम करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल। हमने 5,000 हटा दिया। इनका ओल्ड रेशियो पहले से 3:2 का है, तो 3,000 हमने इनके अकाउंट से माइनस कर लिया, 2,000 हमने इनके अकाउंट से माइनस किया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपको, ठीक है ना। इसके बाद और देखो सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक लॉस है मेरे बच्चे जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसको भी हटा दो, तो कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा इसको भी। एडवर्टीजमेंट शॉर्ट में लिख दिया हमने ऐसे, एंड सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000 का अमाउंट है, तो आपका यहाँ भी 3,000 का अमाउंट यहाँ चला गया, एंड 2,000 का अमाउंट आपका यहाँ चला गया। ओह, गुडविल में एक जीरो ज़्यादा लग कर दिया था, 2,000 ऐसे हो, इनका तो है ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा चेक करो और क्या है सर। बैलेंस शीट में जितने सारे नाम हैं, हम उन झगड़ों को तो सर ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ कोई अलग से रिजर्व दिख नहीं रहा है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बट हम नीचे क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो एडजस्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम देख लेंगे आगे। नीचे आओ, कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को दे अग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप, और कुछ ऐसा है, ए विल सेक्रीफाइस। एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ लिखिए मेरे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ, यहाँ पे न्यू रेशियो देख लेते हैं। न्यू रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग, आपकी मर्जी है, क्या फ़र्क पड़ता है, निकालेंगे तो सब कुछ। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका। तो पार्टनर्स के नाम यहाँ पे A, B एंड C है। जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या था सर? 3/5 एंड 2/5, ठीक है। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या क्वेश्चन ने कहीं पे बताया कि C कितने के लिए एडमिट हुआ है, C का शेयर कितना होगा? नहीं सर, नहीं, कहीं नहीं बता रहा। लेकिन मेरे बच्चे पॉइंट 1 में ये बता रहा है कि A सेक्रीफाइस, यानी कि A कितना देगा, B कितना देगा। कहता है कि A विल सेक्रीफाइस, पढ़ो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1, 1/3 ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर, ये सेक्रीफाइस बता रहा है कि ये अपने शेयर का 1/3 देगा। तो इसका शेयर तो 3/5 है, और इसका 1/3 यानी कि ये 1/5 देने को तैयार हो गया। ऑफिस शेयर मतलब जितना है उसका हम 1/3 देंगे। बी जो है, बी वो कहता है कि 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि बी अपने शेयर में से क्या करेगा, 1/10 देगा। जब ऑफ ही शेयर कहता है तो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, जब फ्रॉम ही शेयर होता है तो अमाउंट ही आपको दिया हुआ है। अब सी का जब शेयर निकालना है तो ए और बी जितना देंगे, ए 1/5 और बी 1/10, इनको ऐड कर दो, वही इनका शेयर हो जाएगा, यानी कि 3/10। यही निकल के आया ना सर? हाँ, तो आओ ना, अब हम न्यू रेशियो निकाल दें। पहले आप 3/5 लिया करते थे, इसमें से 1/5 आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो 2/5 बच गया। और अगर इसको हम 10 में कन्वर्ट करें तो 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4/10 निकल के आ गया। बी का जो 2/5 था, इसने 1/10 यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, 1/10, तो ये नीचे में आपका 10 आ गया, और आपका ये 5 2 जा 4, मतलब 3/10 निकल के आया। मेरे बच्चे न्यू रेशियो जो हमारा निकल के आया, न्यू रेशियो ये आ गया 4:3:3। और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो अभी निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये 10 है, ये 5 है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2/10। तो रेशियो हो गया 2:1 आपका। लीजिए
हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, पहले अपना फॉर्मेट रेडी किया सॉल्यूशन का। इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएंगी हम उसको वर्किंग में एग्जामिनर को करके दिखा देंगे। और हमें बहुत टेंशन एक साथ नहीं पालना। हम तो क्या करेंगे जी, एक पॉइंट को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बातें समझ रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप न्यू रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे, जब भी न्यू रेशियो निकालोगे और जब भी आपका ये, तो सिर्फ इसी के बारे में सोचना और कुछ ना सोचना। मतलब एक बार में हम सिर्फ एक ही बातें सोचेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 हो गया। लो, पॉइंट 2 में कहता है कि सी का जो लोन है वही उसके कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब सुनो आप, यानी कि जरा देखो, सी का लोन जरा बताओ बैलेंस शीट में कितने का था, 1,50,000। तो कहता है कि आप सी लोन को ही क्या करो, सी कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। मैं समझा रहा हूं तो मैं इसको नोट के अंदर दिखाता हूं। नोट जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बताता हूं। आपको एग्जाम में वर्किंग नोट्स करना है मेरे बच्चे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से सीज लोन कम हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम कम करना डेबिट होता है। तो आप क्या करते हैं, सीज लोन अकाउंट आप डेबिट कर लेंगे 1,50,000 से, और ये आपने क्या करना है, सीज कैपिटल में, सी के कैपिटल में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। सीज कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ना, सी के कैपिटल को हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि सी के कैपिटल में अगर एंट्री आप लेकर आएंगे तो आप लिखिए मेरे साथ, बाय यहाँ पे सीज लोन अकाउंट। मतलब हमने सी को कहा कि आप घर से पैसा मत लेकर आओ, आप एक काम करो, बिजनेस में जो आपका लोन है हम उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक घर लिया था जी, और उस घर में मान लो मेरे घर 20 लाख रुपए का था। 20 लाख रुपए में 12 लाख रुपए जो है वो मैंने अपना लगाया था, और 8 लाख मैंने आपसे लिया था। तो बैलेंस शीट में मैं आपका नाम लोन के रूप में दिखाया करता था। अब मैं कहता हूं कि छोड़ो ना लोन की बात, आओ आप घर में पार्टनर बन जाओ। तो फिर मैं पता क्या करूंगा, जो बैलेंस शीट में आपका लोन था ना, उस लोन को हटा के मैं आपका कैपिटल बढ़ा दूंगा। वही काम किया, लोन हटा दिया और कैपिटल को हमने क्या किया, सी का बढ़ा दिया। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आगे पढ़ना। थर्ड पॉइंट, सी विल ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जितना गुडविल का आपका शेयर है उसका 60% लेकर आएंगे। लेकिन गुडविल एक्चुअली है कितना, तो जो बैलेंस शीट में पहले से उसको मत देखना, वो तो ओल्ड गुडविल है। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, या रेशियो चेंज होता है, या रिटायरमेंट होता है, या कुछ भी, तो मेरे बच्चे उस दिन हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 में आपको बता रहा है कि गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली अब मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ न्यू रेशियो चाहिए था, तो नया रेशियो मैं कहीं लिख लेता हूँ, ये 4:3, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिख लेता हूँ 2:1। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको मिटा के यहीं पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 करूँगा। आओ ना, आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खूब सारे पेज पड़े हुए हैं। पापा मम्मी ने इतने सारे पेज दिए, जितनी बर्बादी करना है करो, अपनी कमाई पे थोड़े कोई बर्बादी करता है। मज़ा तो बर्बाद करने में तब आता है जब कमाई मम्मी पापा की होती है। मैंने भी किया है, आप भी करो, मज़ा आता है, कौन टेंशन लेगा। आइए जरा यहाँ पर नंबर 2 यहाँ लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। आज जरा हम देखते हैं कि गुडविल की वैल्यू आखिर कितनी निकल के आती है। तो सुनो जरा मेरी बात सुनो। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। मेरे बच्चे जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन के अंदर में आपका एवरेज प्रॉफिट पहले कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने मेरे बच्चे देखो, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। पहले साल का कहता है कि 2,40,000, सेकेंड ईयर का 2,65,000 का अमाउंट आपको दिया हुआ है, सॉरी 465, ये 465 है, और तीसरे साल का 6,90,000 का अमाउंट आपका। तो ये 3 साल का प्रॉफिट, और फिर आप 3 से डिवाइड करो, 240, 465 एंड 690, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, तो ज़रा बताओ कितना निकल के आ जाएगा। 2,40,000, 4,65,000 और 6,90,000।
डिवाइडेड बाई आपका 3, ये आ गया 4,65,000 का अमाउंट। लीजिए एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया। क्वेश्चन के अंदर में आप ध्यान से पढ़ो, नॉर्मल प्रॉफिट उसने ऑलरेडी आपको निकाल के बताया हुआ है, क्योंकि मेथड सुपर प्रॉफिट है मेरे बच्चे, उसको बताना ही था। वो 3,15,000 का अमाउंट। अगर ये ना बताता तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बैलेंस शीट से निकाल लेते और आपका नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहता। पक्का आप चिंता ना करो। तो चलो बताओ, अगर 3,15,000 हमने हटा दिया तो ये कितना बच गया? 1,50,000। कोई बताएगा आप में से कि इस 150 को हम क्या बोलते हैं? सर सुपर प्रॉफिट। सारी बातें आपको याद है, सारी बातें, कुछ भी नहीं भूले। वो सारी बातें बचपन में जो हुआ करते थी गुडविल को वैल्यूएशन करते समय, वो सारी बातें आपको याद है। अब जरा बताओ ना, अगर ऐसा है तो फिर गुडविल कितना? तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स परचेज प्राइस। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ईयर्स परचेज प्राइस कितना दे रहा है। पॉइंट नंबर 4 में इट्स 2 ईयर्स, 2। तो मेरे बच्चे ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख का अमाउंट निकल के आ गया। ये तो गुडविल आपका ऑफ फर्म निकल के आया, पूरे फर्म का। तो बताओ इसमें सीज शेयर, सी का जो शेयर होगा इन गुडविल, वो कितना निकल के आएगा? जरा बताओ इसमें सी का शेयर कितना निकल के आएगा? तो सी का जो शेयर होगा मेरे बच्चे, वो कहता है आपका जितने के लिए वो एडमिट हुआ है, यानी कि 3 लाख में से जरा बताओ सी कितने के लिए आया था? ये देखो रेशियो में लिखा था 3/10। तो इसका 3/10 जो है, यही पैसा सी ने देना था, यानी कि 90,000 का अमाउंट। क्या सी 90,000 दे पाया? नहीं सर। जो 90,000 में दे पाया, यानी कि आपका अमाउंट यहाँ पे कैश का वो कितना है? 60%। तो कैश जो आपका है पेड बाय सी फॉर गुडविल, वो कहता है कि हमने जितना मांगा था, यानी कि 90,000, उसका 60% ही दे पाया, यानी कि 54,000 का अमाउंट। 54,000 इतना दे पाया मेरे बच्चे। तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, इनको भी समझाने के लिए, ये नोट में नंबर 1 था, यहाँ पे ये था जी लोन, सीज लोन कन्वर्टेड इनटू एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, हिज कैपिटल। लोन को हमने क्या किया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज फर्स्ट वन। अब जरा आ जाओ, हम सेकंड में आते हैं। देखो जितना पैसा वो लेकर आया, कम से कम वो तो ले लूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना आपका हो गया? 54,000 ये आपका हो गया। और मेरे बच्चे तीसरी एंट्री में क्या करना आपने? तीसरी एंट्री में, माफ़ कीजिए, ये गुडविल का पैसा था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपका यहाँ पे है ना, ये एंट्री होगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले इस एंट्री को बैंक में लेकर आ जाऊँ। ये गुडविल का जो पैसा लेकर आया, इससे बैंक बढ़ जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, आपका फॉर गुडविल। और आप जानते हैं कि ये जो पैसा लेकर आया है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसा हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, यानी कि टू आपका एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ये हम ए बी को देते हैं। और आपका इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो जरा बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? 2:1, यानी कि 36,000 एंड 18,000। आओ ना हम इस एंट्री को भी कर दे। ब्लू में जो लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, ये नोट है आपको समझाने के लिए, ये एग्जामिनर को नहीं दिखाना, ब्लैक वाली बातें ही आपको दिखानी है, चाहे सॉल्यूशन में चाहे वर्किंग नोट में। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आपका। तो गुडविल के नाम पे ए को मिला 36,000 और बी को मिला यहाँ पे कितना जी? 18,000 का अमाउंट। ये काम हो गया आपका बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी काम पूरा हो गया हमारा। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ? सर हाँ आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, ये हमने आपसे सिर्फ 54 थोड़े मांगा था, हमने तो आपसे 90 मांगा था। आप 54 दे पाए तो कोई बात नहीं। जो पैसा आपने नहीं दिया, हम वो पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। यानी कि आपका फोर्थ जो है, आपने सीज कैपिटल अकाउंट से आप बाकी का पैसा निकालो, यानी कि 90,000 का 40% कितना हो जाएगा? 36,000। ये निकाल लो। और ये पैसा आपने क्या करना है?
एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और बेज कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र कर दो। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बेज कैपिटल अकाउंट, ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि आपका 2:1, तो कितना हो जाएगा 24,000 एंड 12,000 का अमाउंट लीजिए। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एवी, जरा बताओ एवी में क्या बोलेंगे, यहाँ पे एवी में बोलेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि सी के कैपिटल से जो पैसा नहीं लाए हम वो निकाल लेंगे और इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे एवी में क्या बोला सी, और सी में क्या बोलेंगे जी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा, मैं एक पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जरा बताओ सी ने ए को कितना दे दिया अकाउंट से 24,000 और बी को 12,000, ये हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए हम लोग कर क्या रहे हैं मेरे बच्चे, सेक्रीफाइसिंग, ठीक है 2:1 में ये कर लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, सी के अकाउंट से माइनस कर रहे हैं और ए बी के अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो वो डिस्प्यूट जो गुडविल को लेकर हो सकता था पार्टनर्स के बीच में, उस डिस्प्यूट को हमने क्या किया, यहाँ पे एंड कर दिया। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो पेशेंस हमें ज़्यादा मेंटेन करना होता है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा एग्जाम में उतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। और ये भी उतना ही सच है जितना कि ये कि आपका अस्तित्व इस दुनिया में है। सर क्या बोल रहे हो, मतलब डायलॉग मारने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे, कि ये उतना ही सच है कि जितने क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उनके सिवाय एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे वो मेरी 11th क्लास की क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास की हो, चाहे वो CA की हो, चाहे CMA, चाहे CS, चाहे BCom, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, मेरे बच्चे मेरी क्लास से हट के क्वेश्चन नहीं आता, ये दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं क्वेश्चन जानता हूं कि क्या बनने वाला है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है वो सारे पॉइंट्स में क्वेश्चन में कवर कर लेता हूं, बस इतनी बात है। तो आप मुझे विश्वास करें, और हमने क्या किया, गुडविल का भी झगड़ा खत्म किया। तो आओ ना अब देखते हैं, बैलेंस शीट में जो नाम थे झगड़े वाले उनको हटा ही दिया, हमने कैपिटल गुडविल की बात कर ही ली। अब देखते हैं और क्या बोलता है। तो पता नहीं हमें कैसे टाइम गुजरा और 1 2 3 4 का तो पॉइंट खत्म हो गया। 5वें पॉइंट पे आइए, अब हम बात रिवोल्यूशन का करते हैं। कहता है कि लैंड बिल्डिंग जो है, लैंड बिल्डिंग ये आपका अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है। कितने से कम है जी, 25। तो बढ़ा दो ना, बढ़ा दो, फायदा रिकॉर्ड होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग में हम लोगों ने क्या किया, 25,000 का यहाँ पे फायदा रिकॉर्ड किया, ये हमारा 25,000 निकल के आ गया बाय लैंड बिल्डिंग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पे स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000। जो आपका स्टॉक है, जो आपका स्टॉक है वो भी कहता है कि आपका ओवर वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा है, तो कम कर दूंगा, घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू स्टॉक। और अमाउंट वो कहता है आपका यहाँ पे 35,000 का, आपका 35,000 रुपये। तो ये भी काम हमारा हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं, वो कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। मेरे बच्चे डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में 50,000 है। अगर मैं 50,000 का 5% निकालता हूं तो 2500 का प्रोविजन होता है, जबकि एक्चुअली हमारे बैलेंस शीट में पहले से यहाँ पे 5,000 का प्रोविजन है। तो 5,000 रुपये का प्रोविजन दिख रहा है, होना चाहिए कितना जी आपका 2500, मतलब लॉस कम हो रहा है, हमें फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैं प्रोविजन को यहाँ पे कम कर दूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और यहाँ पे 2500 से मैं कम, मतलब जो 5,000 का डाउट था दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2500, तो 2500 रुपये से और हमने कम कर दिया। आओ ना आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा आपको यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6 पे आप आएंगे। वो कहता है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 आपका है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन जो बैलेंस शीट में रिजर्व 10,000 का था उसमें 5,000 रुपये तो एज लायबिलिटी हमें छोड़ना पड़ेगा। बाकी का जो 5,000 है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख रहा हूँ, 5,000 का अमाउंट, ओल्ड रेशियो इनके बीच का क्या था जी 3:2, तो 5,000 में आपका 3,000 इनके हिस्से में एंड 2,000 इनके हिस्से में, जो भी पहले का घाटा फायदा है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। और आगे बढ़ना, क्या बता रहा आपको यहाँ पे, हाँ वो कहता है मेरे बच्चे आपका एक अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है,
इनकम रिसीव करना है, एक्रूड मतलब बकाया है, तो जब इनकम रिसीव करना होता है वो हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स को हमें बढ़ाना है क्योंकि अनरिकॉर्डेड है 5000 से। तो आप एक काम करो, यहाँ पे फ़ायदा रिकॉर्ड किया जाएगा बाय एसेट्स। ये एसेट्स आपका यहाँ पे क्या हुआ 5000 का आ गया। काश वो एसेट्स का नाम बता देता तो मैं नाम लिखता, नाम नहीं बता रहा है तो मैं बस, ओ माफ़ कीजिए, नाम तो बताया था बदमाश ने, एक्रूड इनकम बाय एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम के नाम से यहाँ पे आपने क्या किया 5000 रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ो ना और आगे, देखते हैं क्या बता रहा है, बढ़ो जरा और आगे। कहता है कि एक डेटर है मेरे बच्चे जिसका अकाउंट्स आप क्लोज कर चुके हो। बात मेरे ध्यान से सुनेंगे, जिसका अकाउंट्स आप क्लोज कर चुके हैं, यानी कि ये बैलेंस शीट जो है, इस बैलेंस शीट में वो डेटर कितने का है, 0 का। बहुत ध्यान से सारी बातें समझा चुका हूं। जिसका अकाउंट्स हम पहले क्लोज कर चुके हैं, यानी कि पिछले वर्षों में हमने उसको बैडर्स लिख के अकाउंट्स क्लोज कर दिया था, हमने रिश्ते खत्म कर दिए थे मेरे बच्चे, यानी कि वो डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में कितना 0। सर बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, अरे वो दूसरे डेटर्स हैं, डेटर्स हजारों होते हैं। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिस आदमी से हमें 25,000 लेना था और हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिया है, मतलब वो हमारे बैलेंस शीट में 0 पे है। अब वो कहता है कि वो आया और हमें 20,000 दे के चला गया, 20,000। तो मेरे बच्चे अगर वो 20,000 दे के चला गया तो यहाँ पे जो आपका 5वां एंट्री बनेगा, जब वो पैसा हमें दे दिया, अगर प्रॉमिस करता तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन अगर पैसा दे दिया तो आप क्या करेंगे, बैडेट्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आप लिखते हैं बैडेट्स रिकवर्ड, बैडेट्स रिकवर्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैडेट्स रिकवर्ड आपका। और कितना पैसा दे के चला गया, 20,000 का, 20,000 का, 20,000 रुपये का आपका। अगर आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है तो मैं वहीं से लिंक करके आपको इसको समझा देता हूं। मेरे बच्चे अगर आपका पिछले साल का प्रॉफिट लॉस बन चुका है, वो ऑब्वियस बात है, जब पिछले साल का बैलेंस शीट बन चुका है तो प्रॉफिट लॉस तो पहले से बन के तैयार ही है। मेरे बच्चे अगर पिछले साल का आपका प्रॉफिट लॉस बन चुका है और उसके बाद कुछ अगर आता है एक्सपेंस इनकम का नाम, तो हम एक्सपेंस इनकम का नाम लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप शायद भूल गए होंगे बट मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आपने पिछले साल कोई गलती, जैसे पिछले साल का अमाउंट था, अब वो आकर आपको अभी पे कर दिया, जरा पढ़ो एक बार दोबारा क्या बता रहा है, पढ़ो वहाँ पे। A debtor whose dues 25 were written off as bad, जिसका अकाउंट क्लोज कर चुका था, paid 20,000 in full settlement, वो आया और आपको 20,000 दे के चला गया। मेरे बच्चे इसका हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ रिकॉर्डिंग करना है तो हम क्या करेंगे जी, एक तो बैंक बढ़ जाएगा टू बैडेट्स रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन हमारा अकाउंट्स कहता है कि पिछले साल का अगर अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बन चुका है, और उसके बाद अगर कोई आपका यहाँ पे कोई इनकम होता है, तो जब हम ये एंट्री पास करते हैं तो वो इनकम दिखाने के बजाय हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं, यानी कि बैंक टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। और आप जानते हैं मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट का आपका दूसरा नाम बताया था मैंने। तो बैंक टू रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लिखो मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा। ये 20,000 जितना पैसा मिला, और हाँ क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक में हम क्या करेंगे, लिख देंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना जी, 20,000। मेरे बच्चे अगर हम टीएस गिरवाल की बुक देखें या फिर किसी और ऑथर की बुक देखते हैं तो जनरली क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे लिखते हैं आपका बाय बैडेट्स रिकवर्ड, वो इस नाम को देते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। अगर वो लिखेंगे तो भी आपका ठीक है, बट ये ज़्यादा लॉजिकल, हम इस तरीके से बातें करेंगे, है ना, क्यों, अपने आप आगे आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल सही काम आपने किया है। लेकिन सर ठीक है वो छोड़ो ना, पहले तो हमें यही नहीं समझ में आपने क्या कर दिया, मत समझो ऐसे, मत समझो, कहाँ बोल रहा हूँ समझने के लिए, हम आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मेरी बात सुनो जरा, बताओ वो जो डेटर्स था वो आपके बैलेंस शीट में कितने का था, 0 का, 0 का था, और 0 का होते हुए बैलेंस शीट आपका टैली कर रहा था, बोलो ना हाँ। अरे वो तो हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिया था पिछले साल, उसको हमने हटा दिया था, बैडेट्स हुआ था, हम प्रॉफिट लॉस में दिखाए थे, पिछले साल का प्रॉफिट कम कर लिया था, बैलेंस शीट टैली हो चुका था, सब कुछ ठीक है। अब होता है क्या कि वो आदमी आकर आपको 20,000 दे के चला गया, तो चलो बताओ आपके एसेट साइड में बैंक कितने से बढ़ गया, 20,000 से।
बढ़ा ना बच्चे, बैंक आपका 20 से बढ़ गया, लेकिन क्या कोई अकाउंट घटा भी क्या? नहीं सर, बैलेंस शीट से कुछ घटा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में वो डेटर्स कितने का था? 0 का, और 0 जो था उसके बदले में हमें 20,000 मिल गया। जो बैलेंस शीट में 0 था उसके बदले में 20,000, तो पूरे 20,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। मेरे बच्चे मैं यहाँ पे फ़ायदे साइड रिकॉर्ड करूँगा और एंट्री करूँगा बाय बैंक। आपका एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सुनो मेरी बात। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर जरा इसको ठीक से समझाओ ना। मैं आपको समझाता हूँ, लो मैं इसको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। अगर आपको ऐसे तो ऐसे समझ लो, ब्लू में जरा बताओ इनकम क्या हो गया? तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लीजिए जो हम एंट्री पास करते हैं वही कर लिए, 20,000 हो गया। वही कर रहा हूँ, जब कोई आदमी आके हमें पैसा दिया तो 20,000 रुपये आ गया। अब मैं पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री में क्या करूँगा? हमारे जितने भी इनकम होते हैं वो इनकम हम साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्योंकि मेरे बच्चे आज ही मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड आपका हुआ, ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड 20,000, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? रिवोल्यूशन अकाउंट में, जो कि हमारा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम आपका है यहाँ पे 20,000। ऐसे समझ लो। अगर आपको अपने टीएस ग्रिवाल, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर जो है आपके स्कूल में, उनकी बातें माननी है तो ये भी ठीक है। मेरा काम हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं वही करूँगा। मेरा काम बस इतना बचे, मेरा काम आपका मार्क्स दिलाना नहीं है कि आपके स्कूल वाले सर ऐसे बोलते हैं तो ये करो। ना ना ना, कॉन्सेप्ट है। आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर सीधे यही एंट्री करना ठीक लगता है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे तो एक काम करना, पैसा जो रिसीव हुआ कैश यानी कि बैंक टू बैड रिकवर्ड वो कर लिया, और जितने भी हमारे इनकम फायदे घाटे होते सब कहाँ जाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो इसको हमने क्या किया? रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर आप ऐसे एंट्री समझना चाहते हो मतलब स्कूल से, तो आप एक काम करो, फिर सुधार लो। फिर ये 20,000 बाय रिवोल्यूशन अकाउंट हटा दो, और आप हटा ही दो ताकि बातें वही हो जो आपके साथ होता है। यहाँ क्या बोला? बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। यह है ना बच्चे आपका यहाँ पे? मैंने इधर कैसे लिख दिया था, माफ़ कीजिए, ऐसे पहले भी ऐसे गलत था। बैंक में पैसा आया ना यहाँ पे बाय बैंक, तो यहाँ पे आएगा। तो बैंक अकाउंट में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे जी? आपका टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड पहले मैंने क्या सिखाया था लिखने के लिए? आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन अगर हम दो एंट्री करें तो हम यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना आपका हो गया? 20,000। ये क्यों छोड़ दिया मैंने? ये प्रीमियम का कितना लेकर आया था जी? आई थिंक 56,000 था, 54,000, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, पहले मुद्दे पे आते हैं। बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो हमने बैंक में क्या बोला? टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और अगली एंट्री में बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ चला गया? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा फिर आपका? यहाँ पे फिर लिख दो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। लो मैंने वही काम कर दिया जो आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर आपको सिखाएंगे। ये भी ठीक है आपका बैड डेट्स रिकवर्ड आपका। तो ऐसे समझ लो। सुनो मेरी बात, मैं समराइज कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर में जो कहा था कि आपका यहाँ पे 25,000 का था, वो था छोड़ो। बताओ वो बैलेंस शीट में कितने का था? तो 0 का। हम घाटे फायदे बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। जो डेटर्स आपके बैलेंस शीट में 0 का था उसने 20,000 रुपये पे कर दिया, हमने कह दिया बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। यही एंट्री होता है ना। और क्योंकि हमारा फायदा है मेरे बच्चे, इनकम है, तो सारे फायदे घाटे आज कहाँ जाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो हमने इस नाम को हटा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रिवोल्यूशन अकाउंट में। जब बैंक अकाउंट बोलेंगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक में क्या बोल दिया? बैड डेट्स रिकवर्ड, और रिवोल्यूशन में क्या बोल दिया? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। यही एंट्री आपके लिए ठीक है, यही काम करो। ज़्यादा आपको स्मार्ट बनाऊंगा तो आप कहीं उल्टे सीधे काम ना करके आ जाओ। बड़े होने का वेट करेंगे, फिर आपके सारे बंदिशें मैं खोल दूंगा, फिर तो मस्त तरीके से काम होता है। हम जितने छोटे होते हैं, याद है जब बचपन में आप नर्सरी क्लास में थे तो आपके सर बोलते थे क ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो गया था ना, ना गोला बनाओ बिल्कुल, क ऐसे करते थे ना। आज तो कैसे भी लिखो, कराऊंगा मैं आपको बाद में। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और फिर ख़त्म हो गई बात। उसके बाद तो लास्ट में वो कहता है आपका कैपिटल अकाउंट बाद में। जरा देख लो बैलेंस शीट में कुछ बचा सर, वो इन्वेस्टमेंट।
सुनो ना मेरी बात। आप देखो इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में 25,000 का है, कहता है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू 22,500 है, मतलब 2500 से वैल्यू गिर गया। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5000, वो भी हम 25 से कम कर लेंगे आपस में जस्ट, और बाकी जो 2500 है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंड रिजर्व अकाउंट लिखिए मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो अमाउंट कितना आपका है जी, वो 2500, और रेशियो आपका ओल्ड रेशियो 3:2, तो 2500 का यानी कि 1500 का अमाउंट आपको और 1000 का अमाउंट आपको। ये हो गया हमारा काम। तो हमने यहाँ तक की सारी बातें ख़त्म कर ली मेरे बच्चे। लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, लेकिन उसको करने के पहले अब हमें अकाउंट्स को अपने क्लोज करने पड़ेंगे। आओ देखते हैं कि इससे हमें क्या घाटा क्या फ़ायदा निकल के आया। तो मुझे तो यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है, 4550 यानी कि 52,500। आप लिखिए यहाँ पे 52,500। तो आपका यहाँ पे आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट जो है वो ए बी सी में डिवाइड हो जाएगा। माफ़ कीजिए, ए बी में ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2। तो ज़रा बताओ कितना निकल के आया। तो प्रॉफिट का पहले जो अमाउंट है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 52,500 माइनस 35,000, ये आ गया 17,500। और अगर हम इसको 3:2 में डिवाइड करें तो मेरे बच्चे यहाँ पे 10,500 और यहाँ पे 7,000 का अमाउंट। आओ ना जल्दी से इसको भी हम यहाँ लेकर आ जाए। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, देख रहे हो एक एक पॉइंट को पकड़ना है, सॉल्व करना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए आप कर जाएंगे। सर इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आए या ना आए बात वो नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए। हर एक तरीके के क्वेश्चन हम कर जाए, बस आपका ये भी काम हो गया मेरे बच्चे। एट लास्ट अब हमें क्या करना है जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। आप जानते हैं कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जिसके बेसिस पे कहेगा हम उसके बेसिस पे निकालेंगे। सर 7th पॉइंट में तो सिर्फ इतना कह रहा है, पढ़ो जरा मेरे साथ, कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट रेशियो। सर वो किसके बेसिस पे करना ये नहीं बता रहा है मेरे बच्चे। फिर आप ऐसे पहचानना कि क्या क्वेश्चन में सी का कैपिटल बता दिया, सर हाँ बता दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल वो बता देगा तो आपको इसी के बेसिस पे दूसरे पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करना है, ये हमेशा होगा, है ना। 150 में जरा हटाओ, इन्होंने इनका 150 कैपिटल तो था, लेकिन हमने इसमें से 36,000 निकाल लिया, तो इनका कैपिटल जो आपका है कितना रह गया, 1,50,000 माइनस 36,000, ये रह गया आपका 1,14,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 114। दिस इज टू बैलेंस सी डी आपका, ये आपका इनका कैपिटल रह गया। हमें इसी के बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है। तो आओ जरा मैं इसको हटा दूं और थर्ड वर्किंग में एंट्री कर लें यहाँ पे, वर्किंग नोट्स नंबर 3। हाँ, इन सब क्वेश्चन करने का एक और फायदा होता है कि पीछे के सारे कॉन्सेप्ट फटाफट डिवीजन हो जाते हैं। तो लिखो जरा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फर्म। नए फर्म में कितना कैपिटल होगा जरा वो एक बार देख लेते हैं। तो आप एक काम करना, लिखो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताइए पार्टनर्स के नाम क्या है, तो ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो बताना, माफ़ कीजिए क्या कर रहा हूँ मैं आज, कहाँ दिमाग जा रहा है, आप जरा बताओ यहाँ पे सीज कैपिटल इन न्यू फॉर्म, वो तो रेशियो निकाल चुका था ना मैं। तो सी का कैपिटल मेरे बच्चे ये लिया जाएगा हमेशा, मैंने कहा जो बच गया वो लिया जाता है 1,14,000। अच्छा बताओ सी का जो शेयर है इन न्यू फर्म वो कितना है, नए फर्म में सी का शेयर कितना, तो सर 3/10। तो इस तरीके से बताओ टोटल जो आपका कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वो कितना निकल के आएगा, 1,14,000 इंटू 10/3। बताइए इंटू 10 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, ये आ गया 3,80,000।
ठीक है ना। तो जरा बताओ एज कैपिटल जो आपका निकल के आएगा, एज कैपिटल इन न्यू फर्म वो कितना बन जाएगा, एज कैपिटल कितना बन जाएगा जी? तो सर 3,80,000 पूरे फर्म का कैपिटल है और ए का शेयर सर 4/10 निकल के आता है सर, 4/10 निकल के आता है। तो पता है सर इंटू 4 डिवाइड बाई 10 जब करेंगे तो ये 1,52,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा और ये आपका ए का कैपिटल हो गया। अच्छा बताओ बी का जो कैपिटल होगा, बीज कैपिटल इन न्यू फर्म, नए फर्म में बी का कैपिटल कितना होगा? तो 3,80,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 आपका मेरे बच्चे, 3,80,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 ये आपका निकल के आ गया 1,14,000 का अमाउंट आपका, 114। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया था कि किसके बेसिस पे किसका कैपिटल करना है। तो मेरे बच्चे हमेशा होगा जब सी का कैपिटल आपको पता होगा तो न्यू के बेसिस पे ही ओल्ड का एडजस्टमेंट करना होगा, हमेशा ऐसा होगा। तो चलो बताओ ए का कैपिटल यहाँ पे कितना आ गया? 1,52,000। बी का बताइए 1,14,000। आओ ना देखते हैं कि अब इनका कौन सा साइड बड़ा छोटा, क्योंकि जहां भी कम ज़्यादा आएगा आप जानते हैं वहां पे हम टू बैंक या बाई बैंक कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पे समझाता नहीं, बहुत समझा दिया, अब फटाफट देखता हूँ कौन सा साइड बड़ा है। तो यहाँ पे आपका ये साइड मुझे बड़ा इनका दिख रहा है, आई थिंक ये बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ इसका टोटलिंग कर लेता हूँ यहाँ पे 88,000 प्लस आपका 36,000 प्लस 24,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 और प्लस 10,500। तो मेरे बच्चे ये आ गया 1,63,000 का अमाउंट। आप 163 यहाँ भी लिखिए और इसमें से ये 3 माइनस कीजिए, यानी कि 1,52,000 का अमाउंट माइनस करेंगे 3 and 3 6,000 का अमाउंट। तो ये अमाउंट निकल के आ गया 5,000। मेरे बच्चे 5,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। विल राइट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब तक वो करंट अकाउंट ना बोले तो एडजस्टमेंट आप बैंक से ही पैसा लाने ले जाने करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ने कहा भी था कि कैश में एडजस्टमेंट करो, कैश यानी कि बैंक से। बी का आ जाइए, बी का भी शायद यही बड़ा दिख रहा है। तो 127 प्लस आपका 32, 33 एंड 40,000, यानी कि ये आपका निकल के आ गया 167। इधर आपका 167 और 167 में से आप यहाँ पे क्या करें, माइनस कर दें 114 और माइनस कर देंगे 4,000 का अमाउंट। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 49,000। ठीक है, तो यहाँ पे 49,000 का अमाउंट, यानी कि अब देखो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। कैपिटल कम होने का मतलब ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, और अगर विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना निकल के आया? 5,000 का अमाउंट और यहाँ पे 49,000 का अमाउंट, ये भी हो गया। और कुछ बचा? नहीं सर। देख लो फिर भी नहीं सर, तो लिखो ना बाय बैलेंस CD। अब यहाँ पे कैश यानी कि बैंक हमारे पास कितना बच गया? तो 1,25,000 पहले से था, 54,000 का अमाउंट और आया था एंड 20,000 का अमाउंट और आया था। मेरे बच्चे इसमें से एक 5 चला गया और एक आपका 49 चला गया। तो हमारे पास 1,45,000 का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। तो बैंक जो आपका है दैट्स 145। लीजिए हमने बातें ख़त्म कर ली। अब कुछ नहीं बचा मेरे बच्चे, वो आधा पेज जो आपने जगह छोड़ा था उस आधे पेज में हम क्या करेंगे, नया बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन का खात्मा करेंगे, इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो यही तो वो जगह है जहाँ पे आपने जगह छोड़ा था, वहीं पे बस वहीं पे मैं क्या करता हूँ कि आपका नया बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आओ ज़रा मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे आप बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। नया फर्म कहने का मतलब कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसके बाद नया एग्रीमेंट बनता है बच्चे, वो नए फर्म के नाम से जाना जाता है। तभी तो कहते हैं कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब फिर से फर्म क्रिएट हुआ। जब जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में बदलाव आएंगे तब तो कहा जाता है फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर से बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो आओ ना मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। देखो जरा पहले एसेट साइड से।
वो गुडविल जो बैलेंस शीट में था हम हटा चुके हैं मेरे बच्चे, अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो लैंड बिल्डिंग जो आपका 30,000 का था, वो लैंड बिल्डिंग जो 30,000 का था आपने 25 से बढ़ाया तो 55,000 का अमाउंट आपका हो गया। लैंड बिल्डिंग के बाद फिर आपका इन्वेस्टमेंट घट के आपने 22,500 का कर दिया है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू तो 22,500 का आपका हो गया। फिर जरा आओ ना, डेटर्स जो 50,000 के थे, डेटर्स जो 50,000 के थे, ये देखो आप, डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, आज भी 50,000 का अमाउंट है। हाँ, प्रोविज़न जो पहले 5,000 का था हमने उसको 25 से कम कर दिया, तो ये आपका यानी कि 47,500। सर क्यों? वो जो आदमी था, वो पॉइंट नंबर आपका 6 में जो बैडेट्स जो हो गया था, वो पैसा हमें दिया, उससे डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। अरे वो डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में था ही नहीं, हम तो पिछले साल ही उसको क्लोज कर चुके थे। आज अगर वो आके हमें पैसा देता है तो हमारा बैंक बढ़ता है, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, और बैंक को तो हम बढ़ा चुके हैं ये पैसा, डेटर्स में क्यों इम्पैक्ट होगा? अच्छा सर ठीक है, तो ये भी काम हो गया। वो स्टॉक जो आपका 150 का था, वो स्टॉक जो आपका 150 का था उसमें हमने यहाँ पे 35 से कम कर दिया, तो 1,15,000 का अमाउंट रह गया आपका, 115 आपका, ठीक है ना। स्टॉक को आपने 35 से कम किया था। आगे बढ़ना, बैंक जो 125 था, बैंक जो 1,25,000 था, अब आपका 1,45,000 का आपका हो चुका है मेरे बच्चे। वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को तो मैं हटा ही चुका हूँ। कोई नया इनकम, कोई फ़ायदा? सर हाँ, एक्रूड इनकम। तो आप यहाँ पे एक्रूड इनकम का जो अमाउंट है वो भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, ये भी आपका हो गया। इस साइड आ जाओ जरा, इस साइड आ जाओ। वो कैपिटल अकाउंट जो ए बी का था, अब कैपिटल अकाउंट आपका ए बी एंड सी का हो गया। जरा बताओ, ए का कैपिटल कितना है? 152। बी का कैपिटल कितना हो गया? 1,14,000, 114। और सी का कैपिटल कितना हो गया? 1,14,000। तो बताओ तीनों का कितना हो गया? 3,80,000, जो टोटल कैपिटल फॉर्म आपने निकाला था, ये भी काम हो गया मेरे बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अब आपको यहाँ पे दिखेगी, और लायबिलिटी कितने के दिखेगी जी? तो वो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी मेरे बच्चे 5,000, रिजर्व नहीं, अब लायबिलिटी कहा जाएगा। या तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कहो या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहो, लेकिन रिजर्व हम नहीं लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था, आधा तो लॉस हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से एडजस्ट कर लिया और आधा पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। वो एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड है वो तो लायबिलिटी है, वो तो लायबिलिटीज है, और वो लायबिलिटी के रूप में हमेशा दिखेगा प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय का पैसा होता है बच्चे, रिजर्व नहीं होता। तो 5,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे रह गया, और वो आपका जो सीज लोन था वो तो ख़त्म हो गया, हमने उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। क्या कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है? नहीं सर। क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है? आओ ना एक बार देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो 380 और 10 ये 390 हो गया। भगवान प्लीज़ उधर भी 390 कर देना, मुझे मज़ा आ जाएगा। 55,000 प्लस आपका 22,500 प्लस 47,500 प्लस 115,000 प्लस आपका 1,45,000 और प्लस आपका यहाँ पे 5,000। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे अगेन आ गया 3,90,000 का अमाउंट आपका। लीजिए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई मेरे बच्चे। आंसर हमारा निकल गया, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। रिवीजन भी एक तरीके से हमने पूरे पार्टनरशिप का एडमिशन का कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर्ड है। एग्जाम में हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन ना बने, लेकिन आप उस पर मत जाना, एग्जाम में लिख दो इसके आगे में रिवीजन क्वेश्चन, यानी कि हमें 1-2 क्वेश्चन करके अगर अच्छा रिवीजन करना है तो उसमें ये क्वेश्चन कवर होता है। तभी तो लगभग समझाते समझाते मेरे 50 मिनट्स गुजर गए, 50 मिनट्स गुजर गए इसको समझाते हुए। लेकिन आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करूं तो फिर शर्म से डूब मरने की बात है मेरे बच्चे। थोड़ी क्लास को खींचते हैं ना,
थोड़ी क्लास को खींचते हैं, थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आओ जरा हम यहाँ पे इस बार आते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर में। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और कर लेंगे, वो भी रिवीजन के टाइम के लिए लिख दो रिवीजन क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर कम समय है और मन करता है एक दो क्वेश्चन करके रिवीजन कर लें, तो बस ऐसे क्वेश्चन कर जाना, सबका रिवीजन हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएँ और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक और मस्त क्वेश्चन है आपका बुकलेट में, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। आओ देखते क्या निकल के आ रहा है। एक बात आप ध्यान रखना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ झगड़े खत्म कर रहे हैं मेरे बच्चे। झगड़े, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में झगड़ा अगर हो गया बाद में तो सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बोले तो भी झगड़ा खत्म करेंगे, ना बोले तो भी झगड़ा खत्म करेंगे। हाँ, झगड़ा खत्म करने के कई उपाय हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप दो भाई बहन झगड़ा करते हो तो कभी कभी पापा आके और प्यार से आपको हटा देते हैं कि बेटा झगड़ा मत करो। कभी कभी आते हैं आपको दो तमाचा मारते हैं, दो तमाचा आपको भाई को मारते हैं कि झगड़ा मत करो। कभी कभी क्या होता है कि वो चप्पल उठाते हैं और इतने सोड़ते हैं कि मैं क्या बताऊं, और बोलते हैं बेटा झगड़ा मत करो। करते हैं ना पापा मम्मी, खाते हो ना पिटाई, जब पापा बाल पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते हैं और फिर इधर से उधर फेंकते, कितना मजा आता है ना। तो झगड़ा खत्म करने के हजारों तरीके हैं। किसी के पापा मम्मी किसी तरीके से, किसी के पापा मम्मी किसी तरीके से, बट अल्टीमेटली झगड़ा ही खत्म करना होता है। वैसे ही क्वेश्चन है, एक झगड़ा खत्म करने के हजारों तरीके हैं। वो गुडविल का पैसा लाए तो ऐसे करेंगे, ना लाए तो ऐसे करेंगे, बट अल्टीमेटली झगड़ा खत्म करना है। चलो जी, आओ जरा 51 में, आओ 51 में देखते हैं क्या बता रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ABC are partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:1. On 1st April 2019 their balance sheet was as follow. कहता है कि आपका लायबिलिटी साइड में ABC का कैपिटल है, करंट अकाउंट है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड को आप फॉलो कर रहे हो। और यहाँ ध्यान दो, करंट अकाउंट सिर्फ A और C का बता रहा है, सर B का कहाँ गया? अरे दूसरे साइड देखो, दूसरे साइड एसेट साइड में बी का करंट अकाउंट दिख रहा है। एसेट साइड में करंट अकाउंट दिखने का मतलब है कि आपका पैसा करंट अकाउंट में बिजनेस में नहीं है, आपने बिजनेस से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है। समझ लो, एसेट्स मतलब फर्म का एसेट्स है, फर्म के एसेट्स का मतलब क्या, मुझे आपसे पैसा लेना है, और जो लायबिलिटी साइड में है उतना पैसा फर्म ने ANC को देना है, तो ANC का पैसा बिजनेस में है। ये बात है, आप जानते हैं, मैं बार बार इसको रिपीट भी करूंगा। आगे बढ़ो। कहता है कि वो जनरल रिजर्व है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वो क्रेडिटर्स है, वो बिल्स पेबल है।
यहाँ पे आपका बीज करंट है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बीआर, डेटर्स, स्टॉक एंड आपका बैंक। नीचे कहता है कि डी को एडमिट किया गया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल फॉर एंड ही विल गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, 1 लाख रुपए वो कैपिटल का लेकर आएगा और उसका शेयर बिजनेस में 1/6 होगा। He will bring necessary cash for his share of goodwill premium, वो गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा। और गुडविल कहता है कि फर्म का मतलब पूरे फर्म का 180 वैल्यू किया गया है, तो 180 का कितना लेकर आएगा, 1/6 जितना शेयर उसको मिल रहा है, और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। मजे की बात है कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी बता रहा है मेरे बच्चे, 2:1 तो हमें न्यू रेशियो नहीं निकालना, लेकिन गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। और हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आराम से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। फिर कहता है कि बिल्स रिसीवेबल 14,008 का डिस्काउंटेड विद द बैंक, का मतलब होता है कोई बीआर था हमारे पास और बिल हमने बैंक से डिस्काउंट यानी कि बेच दिया था, बिल बैंक को बेच दिया था, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। मतलब जब बैंक उस आदमी से पैसा मांगने गया जिसने हमें बिल साइन करके दिया था, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट वहां पे थोड़ा सा वीक है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो क्लास मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा 12th क्लास के लिए। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आपका बिल जो आपका डिस्काउंट किया गया था वो आपका डिसऑनर्ड हो चुका है, विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अभी बुक में हमें रिकॉर्ड करना है, कर देंगे रिकॉर्ड। बिल देखेंगे, आगे बढ़ना। स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20% और वेराज वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कहता है विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20% 10% रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट। कहता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं करंट अकाउंट में कर लूंगा। अगर वो ये बात नहीं बोलता तो मैं कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करता। ये बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं। बोलता है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लूंगा मेरे बच्चे, बना लूंगा। आप घड़ी देखो, मैं आपको आपकी घड़ी से देख के बताता हूँ, ये 4 मिनट का समय लूंगा, 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म होगा। 4 मिनट से 5वां मिनट नहीं लगेगा, बिलीव करो आप। आओ जरा दिखाता हूँ मेरी स्पीड कितनी स्पीड है, आप बस अपनी स्पीड मेरे साथ मेंटेन रखना। 4 मिनट, बस 4 मिनट। तो आप आओ ना 51 में। एक तो आप जानते हैं कि हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, आप ये भी जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। सर कितने पकाते हो आप, एक ही चीज़ बार बार क्यों बताते हो सर आप? इसलिए मेरे बच्चे कि कहीं अगर आप भूल गए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। बार बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर मैं याद ना दिलाऊं पता नहीं आप कब भूल जाए। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार याद दिलाने के बावजूद आप गलतियां करते हैं, फिर से वही गलती। एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पापा कभी मुझे सुनाया करते थे, जब मैं छोटा बच्चा था, एक शिकारी था, माफ कीजिए, एक आपका तोता था। तोता समझते हो? तोता जो नहीं हरे हरे कलर के होते हैं। वो एक बार क्या हुआ बच्चे कि एक बार ना वो उड़ रहा था और उसको कहीं चोट लग गई, तो वो एक नदी में गिर गया। जब नदी में गिरा तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक साधु नहा रहा था। वो साधु ने क्या किया, उस तोते को बचा लिया। और साधु ने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं इस तोते को अपने बच्चे के हिसाब से पालूंगा, बच्चे के रूप में इसको बड़ा करूंगा, खिला पिलाऊंगा आपका। और वही हुआ मेरे बच्चे, तोता साधु के साथ रह गया। और वो जो तोता था ना, वो इतना घुल मिल गया साधु के साथ कि मैं क्या बताऊँ, उसको पापा पापा कहा करता था। कि साधु ने साधु मतलब पापा पापा कहा करता था। वो साधु जब सुबह में उठता था तो उस तोते को कहता था कि बेटा बहेलिया आएगा। बहेलिया का मतलब शिकारी होता है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। बोलो बेटा मैंने क्या बोला? तो तोता कहता था कि पापा वो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। मुझे याद है पापा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगर कोई जाल बिछाएगा बहेलिया तो मतलब शिकारी, तो मैं उसमें फंसूंगा नहीं, चिंता मत करो। रात होता था मेरे बच्चे, जब वो साधु सोने जाता था तो बोलता था बेटे को, अपने तोते को कि बेटा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं।
बोलो ना एक बार दोबारा। तो वो कहता था कि पापा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसूंगा नहीं। मतलब सुबह शाम रात में कम से कम 20-25 बार ये बात वो अपने उस बच्चे यानी कि तोता को बोला करता था। इवन रात में कभी जैसे वो आपका साधु सोया हुआ है और कहता था कि बेटा बेटा तो पापा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। मुझे याद है पापा, बस सो जाओ सो जाओ। ऐसी नौबत आ गई थी। समय गुजर गया, 4 साल 5 साल 10 साल गुजर गए। एक दिन पता है क्या हुआ, बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया और वो तोता जो था बच्चे वो जाल में फंस भी गया। और फंसे फंसे वो कह रहा है कि पापा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। समझे मेरी बात? यानी कि दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अगर मैं आपको बार बार चीजें बता देता हूं फिर भी आप जानबूझ के गलतियां करते हैं, आप जानते हैं कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, लेकिन आप कहां उस पर गौर करते हो, बस रट जाते हो और गलतियां हो जाती है। एग्जाम आता है, मैंने कहा है कि गलतियां मत करना, फिर भी गलतियां करके आते हो और कहते हो कि ओह पेपर खराब हो गया। इसलिए मेरे बच्चे नो रट्टाफिकेशन, कॉन्सेप्चुअली हम बातों को समझेंगे तो बात बनेगी। खैर छोड़ो, मुझे 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना था, आपने मुझे उल्टा सीधा बोल कर मुझे मतलब पता नहीं क्या डायलॉग मरवा दिया, एक कहानी सुना दिया। छोड़ो, मैं 4 मिनट का समय लेता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए, 4 से 5वां मिनट नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आओ जरा, मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बातें होती है मेरे बच्चे, और बाकी सारी बातें करंट अकाउंट में होती है। तो मैं यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं बनाने वाला, बस 3 पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना के मैं छोड़ दूंगा। ये लीजिए ABC, नाम आई थिंक ABC है ना सर? हाँ, बस मुझे 4 मिनट में क्वेश्चन ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए 5वें मिनट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। ये ABC हो गया। फिर आप आइए यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर आप आइए यहाँ पे मेरे साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक काम करो, इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितनी सारी बातें हैं पार्टनर्स को लेकर वो सारी बातें मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट्स जो है वो भी क्वेश्चन ने कहा है कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही करना है, तो मैं करंट अकाउंट के थ्रू ही करूँगा। पार्टनर्स का नाम ABC, क्योंकि सारी बातें करंट अकाउंट में जानी है इसलिए मैंने करंट अकाउंट को बड़ा बना दिया। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो गया मेरे बच्चे। इसके बाद चेक करो और कौन सा अकाउंट बोला था बनाने को, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। मेरे बच्चे बैलेंस शीट तो बाद में, और वो बोले चाहे ना बोले एक अकाउंट तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, बैंक अकाउंट, जिसमें बैंक में जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं हम उनके एडजस्टमेंट्स की बातें यहाँ पे करेंगे। ये रही हमारा बैंक अकाउंट आपका, ठीक है ना? जल्दी से आ जाओ और बिल्कुल देर नहीं करेंगे क्योंकि 4 मिनट में मुझे क्वेश्चन खत्म करना है। जरा बताओ ABC का कैपिटल कितना है? A का 350 लिखो ना यहाँ पे, 3.5 लाख रुपए। B का बताइए 3 लाख का अमाउंट, B यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट हो गया। और जरा बताओ C का कितना बता रहा है? तो 2,50,000। ये लीजिए, हमने ABC का लिख दिया आपको यहाँ पे। आप मुझे बताओ करंट अकाउंट जो पार्टनर्स के हैं उनका बाई बैलेंस विधि, क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी वाले साइड का होता है मेरे बच्चे। तो लायबिलिटी साइड में A और C का है, A का 8,000 और C का कहता है कि 12,000। B के करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में है, और एसेट साइड में जितने नाम होते हैं दे हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कितना बता रहा है? 14,000 का अमाउंट। तो यहाँ लिखो B के आगे में 14,000, ये भी हमारा हो गया। सुनो ना आगे क्या बता रहा है आपका बैलेंस शीट में, एक तो आपका जनरल रिजर्व है और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये दोनों आपके ओल्ड पार्टनर्स के हैं, तो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये सारी एंट्री यहाँ पे करंट अकाउंट में जाएगी। ध्यान है, करंट अकाउंट बड़ा थोड़ा बनाना आप यहाँ पे। तो जनरल रिजर्व जो 30,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे, वो रेशियो कहता है कि 3:1 का, तो 30,000 3:1 यानी कि 15,000 10,000 एंड यहाँ पे 5,000 का अमाउंट। ये हो गया जनरल रिजर्व का अमाउंट आपका। और आगे बढ़ेंगे, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 14,000, तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 7,000 3:1 कितना हो जाएगा? 14,000 है ना ये प्रॉफिट लॉस सर? हाँ, 3:1 रेशियो था ना? हाँ जी, डिवाइड बाई 6 × 3, तो ये तो ठीक है, 7,000 हो गया। 14,000 × 2 डिवाइड बाई
6, ये आ गया 44667, और यहाँ पे मेरे बच्चे आ गया 2333। एग्ज़ाम में जब ऐसा फिगर आते हैं तो बच्चे जनरली डर जाते हैं कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। विश्वास रखना आप सही कर रहे हो। आगे बढ़ो। अब बैलेंस शीट में देयर इज बैंक 87,000, तो यहाँ चला गया टू बैलेंस बीडी, ये 87,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे चला गया। और आगे बढ़ते हैं। अब तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, झगड़े वाली चीज़ें। नीचे आइए। डी कहता है कि लेकर आएगा 1 लाख कैपिटल का, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ मेरे बच्चे। 1,80,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है पॉइंट नंबर 2 में, और इसका शेयर आपका अगर 16 है तो 1,80,000 का 16 कितना हो गया, 30,000। यानी कि बिजनेस में जो आया, एक तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट का आया है 1 लाख रुपीज़, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आपका निकल के आया है 30,000 का अमाउंट। तो यहाँ पे सी में हम बोलेंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल में एंट्री जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं, 1 लाख का अमाउंट। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो यहाँ करंट अकाउंट में चला गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर करंट अकाउंट मेंटेन हो तो सारी एंट्री करंट में होती है, अदरवाइज उसमें हमें इसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना होगा। और मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बैलेंस शीट का आधा पेज जगह छोड़ दो और फिर लिखो नंबर 1, बैलेंस शीट के लिए आधा पेज जगह छोड़ दो, फिर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जल्दी करो, मुझे 4 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन खत्म करना है। पार्टनर्स का नाम ए, बी एंड सी। ओल्ड रेशियो इनका 3/6, सॉरी क्या था रेशियो, ओहो लो, मैं क्या किए जा रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। 4 पार्टनर है ना बदमाश। बाई बैंक ये आपका यहाँ चला गया 1 लाख, और ये डी का है, ओहो क्या हो गया है, आप भी चिल्ला रहे थे, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। तो करंट अकाउंट में तो 3 ही नाम रहने दो, क्योंकि करंट अकाउंट में डी का नाम तो आना नहीं है, डी तो अभी अभी आया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। वो 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना था ना, इसलिए, और बहेलिया वाले चक्कर में चला गया मैं, कहानी सुनाने के चक्कर में, इसलिए गलती बने, तो फिर नहीं करता मैं। 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो में यहाँ पे डी को एडमिट किया, आपको कहता है 1 कितने के लिए, 1/6, ये था ना सर, हाँ, तो 1/6 के लिए। और लो क्या 1/6 लिख रहा, नया रेशियो तो बता दिया था, तब भी वही आएगा 2 to 1 1, तो 2/6, 2/6, 1/6 और 1/6। अब निकाल दो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/6 माइनस 2/6, ये आ गया 1/6। यहाँ पे 2/6 माइनस 2/6, ये 0 आ गया। यहाँ पे 1/6 माइनस 1/6, ये भी 0 आ गया, और इसका गेन आ गया 1/6। अच्छा, मतलब जितना डी लाएगा वो सारा पैसा सिर्फ ए को मिलेगा। तो मेरे बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगा, और अमाउंट कितना है आपका 30,000। आप समझ रहे हो यहाँ ना, ये देखो जो इनका जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना शुरू किए तो आपने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, जितना डी ने गेन किया वो सारा का सारा ए ने दिया है, तो गुडविल का पैसा भी तो ए को ही मिलेगा। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मुझे 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। सर हाँ आगे बढ़ो, फिर समझ गया मैं, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को तो मिलेगा सर। तो लोग गुडविल की बातें भी खत्म हो गई। इसके बाद कहता है आपका पॉइंट नंबर 4 में आप आइए। एक बिल है 14,008 का, वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था और वो डिसऑनर्ड हो गया। मेरे बच्चे पहले मैं बता दूं आपको एंट्री, मैं नोट लिखा रहा हूं क्योंकि एंट्री पूछ नहीं रहा, ये ब्लू से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नोट कहता है कि जब डिस्काउंटेड बिल यानी कि BR जब डिसऑनर्ड होता है तो देखो इसकी एंट्री क्या, तो मैं थोड़ा समझा दूं। एक्चुअली हुआ क्या था, फर्म ने, एक बंदा था डेटर, मान लो मिस्टर ए, इसका ए नाम था,
तो फर्म ने क्या किया था, कभी इनको गुड्स बेचा था और उसके बदले में बिल रिसीव किया था जो कहता है कि 14,008 रुपीज़ का है, यही अमाउंट था ना, 14,008 का। हाँ जी, पर बच्चे यानी कि फर्म ने इनको कभी सेल किया था क्रेडिट पे और जितना पैसा डेटर से लेना था उसका उन्होंने बिल ले लिया था। फर्म को कभी अचानक ही पैसे की रिक्वायरमेंट आई होगी और उसने अपने बैंक को ये बिल बेच दिया था। जब बिल आपने बेच दिया था तो फर्म के पास से बिल चला गया था और पैसा इन्होंने ले लिया था जी, यानी कि इनके बैंक में पैसे प्लस हो गए थे, पैसा आ गया था। अब ड्यू डेट पे मेरे बच्चे HDFC गया इनसे पैसा मांगने। अगर इस डेटर्स ने पैसा पे करने से मना कर दिया तो बैंक वाला इनसे झगड़ा नहीं करता, बैंक वाला इनसे पैसा डिमांड करता है। तो पता क्या होगा, फर्म अब पैसा किसको देगा, बैंक को, यानी कि टू बैंक अकाउंट, और देता नहीं HDFC बैंक इनके अकाउंट से ही निकाल लिया होगा। तो फर्म क्या करेगा, अपना बैंक को कम कर देता है और फर्म अब पैसा किससे लेगा जी, डेटर से। तो डेटर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ये एंट्री कितने से हो जाएगा, 14,008। मेरे बच्चे मैं ज़्यादा इस पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये 12 क्लास आपका है, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है इस एंट्री को समझने में तो मैंने कह दिया यूट्यूब पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पहली क्लास मैंने रखा हुआ है, जितना आपको समझना है आप उसको वहाँ से देख लेंगे। तो ये एंट्री बनता है बिल के डिसऑनर्ड होने पे। अगर हम शॉर्ट में आपको समझाऊं तो बिल जो हमने बैंक को बेच दिया था और अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब डेटर ने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, फर्म को क्या करना होगा, एक तो बैंक को पैसा देना होगा, तो बैंक से उतना पैसा चला जाएगा और उतना पैसा मैं किससे लूँगा जी, डेटर से। तो डेटर अकाउंट आपका हो जाएगा। जरा पढ़ो ना क्या बता रहा है। कहता है कि ये जो है अभी तक बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, मतलब ये जो एंट्री करना था ये बुक में रिकॉर्ड नहीं है। ये देखो मेरा बैलेंस शीट, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड करता हूं तो मेरा बैंक कम हो जाएगा 14,008 से और डेटर मेरा बढ़ जाएगा। मेरा बैलेंस शीट टैली कर रहा है, मेरा बैलेंस शीट टैली कर रहा है मेरे बच्चे इस एंट्री को पास करने के बाद। क्योंकि बैलेंस शीट टैली कर रहा है इसलिए इसका कोई भी घाटा फायदा आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में हम तब एंट्री करते हैं जब हमें कुछ घाटा फायदा होता है। तो मेरे बच्चे इसका कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा। बट हाँ, क्योंकि एंट्री में बैंक आ गया तो बैंक में क्या बोलेंगे, बाय डेटर। कितना जी, 14,008। और जब हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में जब डेटर दिखाएंगे तो डेटर में हम इतना बढ़ा देंगे बिना रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ आए बगैर। रिपीट कर रहा हूँ, रिवोल्यूशन में घाटे फायदे आते हैं। हमें घाटा फायदा कब होगा, जब बैलेंस शीट हमारा टैली नहीं कर रहा है। वंस बैलेंस शीट इज टैलिंग देयर इज नो एनी घाटा और फायदा मेरे बच्चे, तो उस केस में कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट में आने का नहीं उठता। ठीक है, आगे पढ़ना। यहाँ कहता है कि स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दो। तो एक तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गया, यहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गया, और तीसरा कहता है फर्नीचर की वैल्यू कम हो गया, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गया। और तीनों का वैल्यू कहता है कि 20% से कम करना आपने। तो जरा चेक करो, 20% से अगर कम करता हूँ तो यहाँ पे कितना निकल के आता है। पहला आपका आइटम क्या है, स्टॉक। स्टॉक का 20% यानी कि जो 2,74,000 है, इसका अगर मैं 20% निकालूं तो 54,800। स्टॉक की वैल्यू 54,800 से कम आपकी होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रहा है जी आपका, 20%। तो 73,000 का अमाउंट था मेरे बच्चे। अगर मैं 73,000 को भी 20% से कम करूं तो 14,600, 14,600। और वो फर्नीचर जो हमारा है, फर्नीचर जो हमारा है बैलेंस शीट में कितने का, 1,60,000 का, तो उसका 20% 32,000 होगा। जल्दी करो, मुझे 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। 4 से 5 मिनट में नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लिख लो यहाँ पे, आप लिख लो, आप यहाँ पे ये भी काम हो गया मेरे बच्चे। अगला यानी कि आपका जो 5वां पॉइंट है, सॉरी या 5th पॉइंट में कहता है कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू आपका 20% से बढ़ी है। तो लैंड बिल्डिंग जो आपका है, फ़ायदा रिकॉर्ड होगा लैंड एंड बिल्डिंग। 20% से वैल्यू आपका बढ़ा है। जरा बताओ, लैंड बिल्डिंग 350 का था यानी कि 70,000। और प्लांट मशीनरी के भी वैल्यू कहता है कि बढ़ा है, शॉर्ट में PM कर दिया, प्लांट मशीनरी।
वो प्लांट मशीनरी की जो वैल्यू बढ़ी है वो कहता है कि 10% से। तो ठीक है, प्लांट मशीनरी 1,35,000 है तो 13,500 से इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया हमने, प्लांट मशीनरी आपका। ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। और कुछ यहाँ पे सर वो लास्ट में आ गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो तो बात की बात है। आप एक काम करो जल्दी से, अब यहाँ पे क्योंकि सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, आप इससे क्लोज करो और बताओ क्या घाटा फायदा। तो टोटल यहाँ पे हमें फ़ायदा घाटा ज़्यादा दिख रहा है, 54,800 प्लस 14,600 और प्लस आपका 32,000। मेरे बच्चे ये आ गया 1,01,400 का अमाउंट, 1,01,400 का अमाउंट। इसमें से आप 70,000 का एक फ़ायदा और 13,500 का दूसरा फ़ायदा हटाइए तो 17,900 का आपको एक्चुअली यहाँ पे लॉस निकल के आ गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये लॉस मेरे बच्चे आपको एज कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में, बीज कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में, क्योंकि सारी एंट्री अब करंट अकाउंट में जाएगी एंड सीज करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। तो बताएं, रेशियो था 3:1 ना, ओल्ड रेशियो सर, हाँ, तो डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये आ गया 8950। उसके बाद इनका आ गया 5967 और इनका आ गया आपका 2983 का अमाउंट, ठीक है ना। इस लॉस को यहाँ लेकर आइए टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ए का आपका 8950, यहाँ पे 5967, ओ माफ़ कीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, 4 मिनट में क्वेश्चन ख़त्म करना है, इसका मतलब ऐसा थोड़ा कि गलत करूँगा, ये तो इसमें आ गया ना बच्चे, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। बताइए ए का ये हो गया 8950, बी का 5967 और सी का 2983 का अमाउंट। ये हो गया हमारा, ये भी काम खत्म हो गया। तो हमने ये भी काम खत्म कर दिया। अब हम लास्ट में मेरे बच्चे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना हमें करंट अकाउंट नहीं इसका एडजस्टमेंट करना है, इसका। तो चलो बताओ आप यहाँ पे पहले किसके बेसिस पे कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़ना, मतलब 7 पॉइंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट रेशियो एनी एक्सेस, क्या पढ़ रहा हूँ मैं बदमाश, 51 था नीचे क्वेश्चन, वही था, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। वो कह दिया डी के बेसिस पे, ना बोलता तो भी डी कहीं दिख रहा है तो हम उसी से करते हैं। आपका पहला काम होता है कि कैपिटल का टू बैलेंस सी डी पता करना। अब डी का नाम कहाँ लेकर आऊँ, चलो यहाँ पे ए बी सी और डी, आपने गलती किया तो ऐसे भी कर लो, टू बैलेंस सी डी, आप डी का कितना हो गया 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट। पर बच्चे हमेशा आपको देखना है कि ये जो अमाउंट लिखा गया वो कितना है। अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है जी, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो आओ जरा देखते हैं, लिखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में आखिर कैपिटल कितना होगा। तो पहले यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखिए आप, ए बी सी एंड डी। ओल्ड रेशियो जो आपका है वो 3:1 था, 3/6। ओहो क्या हो गया आज मुझे, ये बार बार गलती, रेशियो बदमाश दिया हुआ है। आपसे बताओ डीज कैपिटल इन न्यू फॉर्म, नए फॉर्म में डी का कैपिटल कितना है 1 लाख। अच्छा बताओ डी का जो शेयर है, डी शेयर इन न्यू फॉर्म वो कितना है सर 1/6। तो बताओ इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल जो होगा ऑफ न्यू फॉर्म कितना हो जाएगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6/1 यानी कि 6 लाख रुपये का अमाउंट, ये हो गया। तो बोलो ना, अगर ऐसा है
तो फिर एज कैपिटल जो है इन न्यू फर्म कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय, नया रेशियो क्या था 2:1 यानी कि 2/6, मेरे बच्चे 2 लाख का अमाउंट आ गया। यानी कि जो बी का कैपिटल होगा उसका भी इतना ही शेयर है, तो इन न्यू फर्म उसका भी इतना ही आ जाएगा, 6 लाख इंटू 2/6 यानी कि 2 लाख का अमाउंट। और जो सीज कैपिटल है मेरे बच्चे इन न्यू फर्म वो आपका 6 लाख का 1/6 यानी कि 1 लाख का अमाउंट। और डी का तो हमें पहले से पता ही है 1 लाख, उसका क्या करना, आप जल्दी से इस कैपिटल को यहाँ लिखो, ए का हो गया 2 लाख, बी का हो गया 2 लाख, सी का हो गया 1 लाख, डी का तो है ही, और ये आपका यहाँ पे चला गया इस तरीके से नया कैपिटल। वो कहता है क्वेश्चन में कि अगर कुछ कैपिटल अकाउंट में कमी या ज़्यादा आएगा तो दैट शुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। अगर ये बात ना बोलता तो मैं कैश में एडजस्टमेंट करता, जो भी कम ज़्यादा यहाँ लिखता, बट वो करंट अकाउंट कह चुका है तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना होगा। देखो जरा कैसे मेरे बच्चे, ए का ये बड़ा है यानी कि 350, हम 350 यहाँ भी लिख देंगे, और यहाँ पे मतलब 350 कैपिटल है, 2 लाख होना चाहिए, तो 1,50,000 कैपिटल से निकाल दिया जाएगा और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसके करंट अकाउंट में, यानी कि एज करंट अकाउंट में। बी का भी कैपिटल हमें 3 लाख का अमाउंट दिख रहा है, जबकि होना चाहिए 2 लाख का अमाउंट, तो 1 लाख इनका भी निकल जाएगा, चला जाएगा आपका यहाँ पे करंट अकाउंट में। सी का मेरे बच्चे 250 का अमाउंट है, होना चाहिए सिर्फ 1 लाख अब, तो ये भी क्या करेंगे 150 यहाँ से निकालेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट पे। ए बी सी में कहा टू करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में हो जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितने से 150 से बढ़ गया क्योंकि करंट का अमाउंट कैपिटल में चला गया जी। बी का बढ़ गया 1 लाख से, और सी का बढ़ गया 150 से, करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया कैपिटल को कम करके। बस आओ ना चेक कर लें कि अब टू बैलेंस सी डी यानी कि बैलेंसिंग फिगर इनका कितना निकल के आता है। आओ जरा देख लेते हैं हम। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे पता है 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है, अभी समय बस होने वाला हमारा 4 मिनट। तो 8,000 का कैपिटल पहले से था, 15,000 और 7,000 और ये कितना 130 प्लस 150 180 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये अमाउंट आ गया 2,10,000 माइनस आपका 8950, तो ये आ गया 2,01,050 का अमाउंट। बी का चेक कर लो, बी का वही बड़ा है अब, तो 1,14,667 है ना, यहाँ भी 1,14,667, तो 1,14,667 में से आपने एक 14,000 हटा दिया, एक 5,967, तो ये आ गया यहाँ पे 94,700 का अमाउंट। और सी का भी ज़रा देख लो, 12,000 पहले से है, 5,000 और ऐड हुआ, 2,333, 1,50,000 में से माइनस करो 2,983, तो मेरे बच्चे ये 1,66,350 का अमाउंट निकल के आ गया। ये लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। बस अंतिम समय और वो अंतिम ही मिनट मेरे पास बचा हुआ है जिसमें बैलेंस शीट बना के मैं काम पूरा करूँगा मेरे बच्चे। अंतिम समय और अंतिम वो मिनट बचा हुआ है, तो आओ ना जल्दी से बैलेंस शीट बना ले ऑफ न्यू फॉर्म। देखते हैं कि नए फॉर्म के बैलेंस शीट में सारी बातें लिखने पे बैलेंस शीट हमारा टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बस दिमाग बिल्कुल शांत रखना, दिमाग बिल्कुल शांत रखना। तो सुनो जरा, पहले एसेट साइड में बीच करंट अकाउंट था, एक बार चेक करते हैं अब करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाएंगे। जब इनको मैं ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करूँगा बाई बैलेंस BD, तो देखो तीनों का बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया, 2,01,050, 94,700
एंड 166,350। क्योंकि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है मेरे बच्चे, अब तीनों लायबिलिटी साइड आ जाएंगे, यानी कि बीच करंट जो पहले एसेट साइड में था अब वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटी वालों का होता है। तो बीच करंट तो अब छोड़ ही दो। लैंड बिल्डिंग, वो लैंड बिल्डिंग जो आपका पहले से 350 था 70 से बढ़ गया, तो 350 में अगर हम 70 से बढ़ा दें तो 4,20,000 का अमाउंट आपका हो गया, 420 का अमाउंट। लैंड बिल्डिंग के बाद प्लांट मशीनरी जो 1,35,000 था, 135 में 1,35,000 में आपने क्या किया, 1,35,000 में आपने बढ़ा दिया 13,500, तो मेरे बच्चे ये 1,48,500 का अमाउंट आपका हो गया। इसके बाद फर्नीचर आपका यहाँ पे फर्नीचर, ये फर्नीचर जो आपके पास यहाँ पे 160 का था, 160 का उसको हमने 32 से कम कर दिया, तो 160 में 32 कम करके यानी कि 1,28,000 का अमाउंट आपका हो गया फर्नीचर। इसके बाद आपका अगला नाम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो 73,000 का था, इन्वेस्टमेंट जो आपका 73,000 का था मेरे बच्चे, उसको हमने कम कर दिया यहाँ पे 14,600 से, तो अब जो वैल्यू बच गया ये 58,400 का अमाउंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा हो गया, और वो आपका BR जो 34,000 का था उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो BR जो है आपका, BR में कोई चेंज नहीं सर वो बिल डिसऑनर्ड ना बचे ना, बिल डिसऑनर्ड होने से डेटर्स टू बैंक की एंट्री किया था आपने, BR का इसमें कोई नाम ही नहीं आता, BR हमारे पास है नहीं, BR 34 ही रहा आपका। डेटर्स जो आपका 87,000 के हैं, डेटर्स आपका जो 87,000 के हैं, 87 है ना सर, हाँ, उसमें आपको बढ़ा देना है एक तो 14,008, और चेक करो डेटर्स यहाँ कुछ प्रोविजन ये सब नहीं सर, तो 87,000 पहले से एंड 14,008 जो डिसऑनर्ड हुआ था डेटर्स बढ़ाया था 1,01,008 का अमाउंट आपका, समझ रहे हो। वो डेटर्स जो आपका डिसऑनर्ड हुआ था तो डेटर्स बढ़ गया, तो बिल डिसऑनर्ड हुआ था डेटर्स बढ़ गया, तो उसको हमने ऐड कर दिया। स्टॉक जो आपका यहाँ पे 2,74,000 का है, स्टॉक जो आपका यहाँ पे 2,74,000 का है, इसमें आपने 54,800 से वैल्यू कम कर दी, तो मेरे बच्चे ये रह गया 2,19,200 का अमाउंट, ये हमारा स्टॉक हो गया। वो बैंक जो आपका 87,000 का है, जरा चेक करो अब हमारे पास बाई बैलेंस CD यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ जाएगा, तो 87,000 प्लस 1 लाख और प्लस 30,000 माइनस कीजिए 14,008, ये हो गया 2,02,992 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे बैंक जो है वो आपका 2,02,992, देख रहे हो, जब बिल डिसऑनर्ड हुआ था तो डेटर्स को हमने क्या क्या बढ़ा दिया और बैंक को हमने क्या क्या कम कर दिया। कहाँ एंट्री लिखा, ओ बैंक को हमने कम कर दिया, डर लगता है कि गलत ना हो जाए। कोई नया एसेट्स नहीं सर। लायबिलिटी साइड मेरे बच्चे जो कैपिटल अकाउंट आपका है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया, ABC बट 4 मिनट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड D आपका 2 lakhs, थोड़ा फास्ट करेंगे आप, 1 लाख एंड 1 लाख, यानी कि 8 lakhs का अमाउंट हो गया। और वो जो आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट A, B एंड C का, तो A में आपका 2,01,050, B का 94,700 और C का 166,350 का अमाउंट। बताइए कितना, 2,01,050, 94,700, 166,350 का अमाउंट, ये आ गया 4,62,100 रुपीज़ का अमाउंट आपका। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, और क्या जी, लैपटॉप बंद हो गया, हाँ, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जरा बताओ, क्रेडिटर्स जो आपके बैलेंस शीट में पहले से 160 के थे, कोई चेंज नहीं सर, 160,
और बिल्स पेबल जो पहले से आपका 90 का कोई चेंज नहीं सर, 90,000। कोई नई लायबिलिटी, कोई नया नाम नहीं सर। आओ ना देखते हैं टैली किया कि नहीं किया। तो प्लस आपका यहाँ पे 8 लाख का अमाउंट, प्लस आपका 160 और फिर आपका 90,000 का अमाउंट, ये आ गया 15,12,100। इधर देख लेते हैं 420, 148,500, 128, 58,400, 34,000, 101,008, 2,19,200 एंड यहाँ पे 2,02,992। 2 लाख का गलती कहाँ कर दिया हमने? कोई आइटम छूट गया क्या? 2 लाख का मिल गई गलती, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। ये 6 लाख है, 8 लाख नहीं है। तो ये 13,12,100, यहाँ भी 13,12,100 का अमाउंट एंड क्वेश्चन कंप्लीट आपका। ख़त्म हो गई बात मेरे बच्चे, ख़त्म हो गई। हमारा 4 मिनट का समय भी ख़त्म हो गया, अभी 10-12 सेकंड बचा ही है। तो कोई बात नहीं, आपको अब मैं एक होमवर्क देता हूं क्योंकि मेरा काम इसमें ख़त्म हो चुका है। मेरे बच्चे 52 जिसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया हुआ है, जानबूझकर आपने खुद इसको सॉल्व करना है। हर एक पॉइंट्स आपका क्लियर है, खुद सॉल्व करना है। कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझसे बात कर लेंगे, बट बैलेंस शीट आपका पक्का मैच करेगा। और अगर बैलेंस शीट मैच कर गया तो आप मुझसे ये मत पूछना फ़ोन करके कि सर बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, वो आपका टैली कर गया, यानी कि दोनों मैच कर गया, यानी कि सही किया आपने। आज की क्लास को यहीं रखते हैं मेरे बच्चे, अगली क्लास में एंट्री करूंगा आपका इसका केस 2 यानी कि अंतिम के साथ, और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। PDF से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे PDF से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो TS गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, DK गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।